गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं मधु राठौर, आपकी एसएसटी की टीचर। ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। बच्चों, हमने 6th-7th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में पढ़ा था। आज 8वीं कक्षा में हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। 7th क्लास में बच्चों आपने पढ़ा था कि ईस्वी क्या होता है और ईसा पूर्व क्या होता है। हमारे 8th का ये 8वीं कक्षा का ये पहला पाठ है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है बच्चों, इस वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने पहले करवा दिए हैं, आपको नोट्स भी करवा दिए हैं, लेकिन पाठ को हम संक्षेप में समझ लेते हैं थोड़ा। तो बच्चों, आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा था कि ईस्वी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होता है। ये हमने 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब 8वीं कक्षा के अंदर हम तारीखें के बारे में पढ़ेंगे कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इतिहासकारों के लिए तारीखें बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। यानी कि इतिहासकार हम किसको कहते हैं बच्चों? जो इतिहास लिखता है उसे हम इतिहासकार कहते हैं। जो इतिहासकार थे वो इतिहास के अंदर तारीखों के माध्यम से ही पता लगाते थे कि कौन से राजा की ताजपोशी कब हुई, कौन से राजा ने कौन से युद्ध लड़ा, कब कौन सा राजा मरा, कौन सा राजा कौन से साल में गद्दी पर बैठा। ये सब हम तारीखों के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई? ताजपोशी यानी राजा को कब ताज पहनाया गया। ताजपोशी का मतलब होता है कि राजा को कब ताज पहनाया गया, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती रहती है। इतिहास को तारीखों का पर्याय कहा जाता है। इतिहास को तारीखों का पर्याय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सभी चीज़ों का पता हम तारीखों के माध्यम से ही लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस प्रकार की थी और अब वर्तमान में चीज़ें किस प्रकार की है। इतिहास में समय समय पर बदलाव आए हैं। हम देखते हैं बच्चों के अतीत में कृषि के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था, उन्नत बीज नहीं थे, कटाई के लिए मतलब सिंचाई के लिए भी कोई साधन नहीं था, इतना उपलब्ध नहीं था जैसा कि वर्तमान में हम देखते हैं। आजकल कृषि भी अच्छी तरह से मशीनों के द्वारा की जाने लगी है, उन्नत बीज प्राप्त हो गए हैं, किसानों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो अतीत में वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन वर्तमान में बहुत अधिक उन्नति हो गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हम सब इसी इतिहास के माध्यम के द्वारा ही पता लगा सकते हैं कि इतिहास में अतीत में और अभी जो वर्तमान में है कितना परिवर्तन आ चुका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। अब देखो बच्चों, हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसपास हमारे कई घटनाएं होती हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो शुरू से इतिहास से चलती हुई आ रही है, लेकिन हम उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। हम ये सोचते हैं कि ये जो हो रहा है ये इतिहास से यानी प्राचीन काल से ही चलता हुआ आ रहा है, तो इसलिए हम इतना नहीं सोचते। लेकिन कई बार हमारे मन में, हमारे दिमाग में यह क्षण उत्पन्न हो जाते हैं, हम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्या कि ये प्राचीन काल से ही चला रहा है या फिर ये अभी इसका प्रचलन अभी चालू हुआ है। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं कहीं पे चाय पीते हुए आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि क्या चाय और कॉफ़ी का प्रचलन अंग्रेजों के शासनकाल से चला हुआ आ रहा है या ये अभी हमारे आधुनिक काल में ही चालू हुआ है। तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो हम देखते हैं कि चाय और कॉफ़ी का प्रचलन अंग्रेजों के शासनकाल से ही चला हुआ आ रहा है। इसी तरह से जब हम रेलगाड़ी में घूमते हैं तो हम रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हुए ये सोचते हैं कि क्या रेलगाड़ी का प्रचलन प्राचीन काल में भी चलन था या लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस साधन का प्रयोग में लेते थे। क्या उस समय भी रेलगाड़ी चलती थी? जैसे कि आज हमें यहाँ से मान लो बम्बई जाना है या कहीं कश्मीर जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो हम आराम से रेलगाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब लोगों को पैदल ही चलना पड़ता था। इसी तरह से जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि हमें आज अखबार, टीवी आदि के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी, आसपास की जानकारी, देश की जानकारी, सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन हम ये सोचते हैं अपने मन के अंदर कि क्या पहले भी अखबार चलते थे? तो फिर लोगों को अपने मतलब आसपास की जानकारी, अपने राज्य की, अपने देश की जानकारी कैसे प्राप्त होती थी? तो ये वो लोग अपने सवालों में हमारे मन में कई बार ये ऐसे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं।
अब देखिए बच्चों, ये जो चित्र दिया हुआ है आपके बुक के अंदर, ये ब्रिटानिया का चित्र है। ब्रिटिश शासन जो था वह ब्रिटानिया का चित्र बनवाते थे, और उसमें ये आपने देखा है ब्रिटानिया का चित्र है। इसमें एक ब्राह्मण अपने ग्रंथ को ब्रिटानिया के हाथ में सौंप रहा है और बोल रहा है कि आप आइए और हमारी संस्कृति की रक्षा कीजिए। यह चित्र जेम्स रेलन के द्वारा तैयार किया गया था 1782 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट आता है, ऐतिहासिक सवाल हमारे समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं कि ये जो ऐतिहासिक बातें चली आ रही है, ये कई साल या कई समय से कई महीनों से चली आ रही है। इनके लिए हमें तारीखें तय करना वाकई गलत होता है। जैसे कि हम चाय पीते हैं, तो अब चाय के लिए हम कोई तारीख निश्चित नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसी तारीख को चाय पीना स्टार्ट किया था। यह चाय का प्रचलन कई सालों से चला हुआ आ रहा है, तो इसके लिए हम कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते कि इसी तिथि के दिन ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। हम ये भी कोई निश्चित अवधि नहीं बता सकते हैं। इसी तरह से अर्थव्यवस्था और समाज में किस दिन बदलाव आए, इसके लिए भी हम कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते। ये केवल हम साल या महीनों में ही बता सकते हैं। साल या महीनों के पैमाने पर इनको बता सकते हैं। एक निश्चित अवधि हम इसके लिए तय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इतिहासकार ये भी लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया। अब ये देखिए कि तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ते हैं, यानी इतिहासकार जो है वो तारीखों से इतिहास को क्यों जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं कि इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, कौन से साल राजा को शासन पे बैठाया गया, गद्दी पे बैठाया गया, कौन से साल राजा की शादी हुई, बच्चे हुए, कौन से साल में राजा ने युद्ध लड़ा, कौन सा युद्ध लड़ा और कब राजा मरा, उसके बाद में कौन सा राजा गद्दी पर बैठा। ये सब तारीखें, इन सब बातों के लिए हम तारीखें निश्चित बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए आपके ये दूसरा चित्र दिया हुआ है लिप्टन टीज का। जो ये चित्र दिया गया है बच्चों, ये एक चाय, लिप्टन चाय का जो चित्र है, इससे हमें ये पता पड़ता है कि यह 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भी लिप्टन चाय का प्रचलन था। वहाँ के जो शाही लोग थे वो भी इस चाय को पीते थे। तो इस चाय का इन्होंने ये विज्ञापन के लिए दिया हुआ है। इस चित्र में देखिए बच्चों, यह जो लड़का घोड़े पे बैठा है, यह ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार है, जिसका नाम है अर्थर। अर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार अर्थर को ड्यूक ऑफ कॉर्नेट की पदवी दी गई थी। ठीक है, अब इसके बाद में आता है हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की एक किताब लिखी थी। मतलब कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। इसका नाम का अर्थ क्या है? ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस नाम की एक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी? जेम्स मिल ने ये किताब लिखी थी। और इसके अंदर उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इन 3 कालखंडों में इनको बांटा था। अब इन 3 कालखंडों को का जो निर्धारण किया है, उसको अधिकतर लोगों ने इसको मान भी लिया था। इसके बाद में भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमानों का बहुत अधिक बोलबाला था और उनकी तानाशाही बहुत अधिक थी। यानी कि वहाँ पर हिंदू और मुसलमान थे, पहले अंग्रेज नहीं थे। अंग्रेज जब आए उसके पहले के समय में हिंदू और मुसलमानों की तानाशाही थी। इसलिए वहाँ पर बहुत अधिक केवल धार्मिक बैर था, जाति बंधन थे और अंधविश्वासों का बहुत अधिक बोलबाला था। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 कालखंडों में बांटते हैं। इतिहासकार जो है वह हमारे इतिहास को
भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटकर देखते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। प्राचीन कालीन में इतना भारत में इतनी उन्नति नहीं थी, लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं थे, उनको आने जाने के भी साधन नहीं थे, यातायात के भी साधन नहीं थे, इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में भी लोगों ने थोड़ी बहुत उन्नति करी, थोड़े बहुत सिंचाई के साधन उनको मिले। उसके बाद में आने जाने के भी थोड़े, जैसे बैलगाड़ी वगैरह इनका उन्होंने उद्घाटन मतलब बनाया उनका। फिर उसके बाद में जो आधुनिक काल आया उसमें उन्होंने बहुत अधिक तरक्की करी, विज्ञान का युग आ गया, वहाँ पर विज्ञान अपनी चरम सीमा पर आ गया और कृषि के लिए भी अधिक मशीनें प्राप्त हो गई, यातायात के साधन प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। कि मतलब आधुनिक काल में अंधविश्वास नहीं हुआ, अंधविश्वास को ख़त्म कर दिया गया, धार्मिक बैर को ख़त्म कर दिया गया, विज्ञान अपनी चरम सीमा पर आ गया, लोगों को कृषि के साधन प्राप्त हो गए, यातायात के उन्नत साधन प्राप्त हो गए। तो ये सब वहाँ पर आधुनिक काल में बहुत अधिक तरक्की की। लेकिन मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। मध्यकाल के जो लोग थे उनको ये सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। इसके बाद में बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशवाद का युग भी कहते हैं। अब देखिए औपनिवेशवाद क्या होता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो उस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। आगे समझें। आगे देखिए हम किस तरह जान सकते हैं, यानी कि हम इतिहास को किस तरह से जानते हैं। इतिहासकार जो थे वो इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों को इस्तेमाल में लेते थे। बिना स्रोत के तो वो जान नहीं सकते, उनको भी कुछ ना कुछ स्रोत मिले होंगे तभी इतिहास को जानने में उनको मदद मिली। तो इतिहासकार किन स्रोतों को अपना साधन बनाया उन्होंने इनको इतिहास को जानने के लिए, तो वो हम नीचे पढ़ेंगे। देखिए भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से सूत्रों को इस्तेमाल में लेते थे। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, यानी कि अंग्रेजी शासन द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड तैयार किए गए थे उन्हीं सरकारी रिकॉर्डों के माध्यम से इतिहासकार आगे का पता लगाते थे। इतिहासकार जो है वो उनका वो महत्वपूर्ण साधन होता था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, हर नीतिगत फैसले, सभी सूचनाएं, उनको सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी होता था। यानी अंग्रेज लोग जो थे वो सभी चीज़ों को लिख लिया करते थे, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती थी उनको लिख लिया करते थे और लिखकर उनको एक अभिलेखाकार, जो उनका एक अभिलेखाकार होता था, वहाँ पर महत्वपूर्ण जो भी उनके जो लिखित सामग्री होती थी वह उस अभिलेखाकार में संभाल कर रख दिया करते थे। और इतिहासकार उन्हीं अभिलेखाकारों से वो सरकारी रिकॉर्ड प्राप्त करके और इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते थे। ठीक है। इसके बाद में आता है अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी होता है, यानी कि जो भी वो लिखते थे, तमाम दस्तावेज और पत्र जो भी वो लिखते थे उनको संभाल कर रखना जरूरी होता था। यह अंग्रेजों की मान्यता थी, ताकि जब भी उनको जरूरत होती थी तो वो उसमें से निकाल कर उस पर विचार विमर्श कर सकते थे, वाद विवाद कर सकते थे, पता लगा सकते थे। इसलिए वो उनको हमेशा संभाल कर रखते थे। और इसीलिए तहसील उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके लिए रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनवाए थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे, जहाँ पर वह अंग्रेज लोग अपने सरकारी रिकॉर्ड जो थे, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो थे, लिखकर वहाँ पर सुरक्षित रख दिया करते थे। इसके बाद में बच्चों आता है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का प्रचलन भी होता गया, बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि किसी भी देश पर शासन करने के लिए वहाँ की पूरी जानकारी होना बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के सर्वेक्षण किए।
जैसे 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए कहा गया। 19वीं सदी तक पूरे देश का नक्शा उन लोगों ने बनवाया और उसमें उन्होंने जैसे गांव के राजस्व का सर्वेक्षण किया, गांव की मिट्टी का सर्वेक्षण किया, वहाँ के रहन सहन का सर्वेक्षण किया, वहाँ के सांस्कृतिक पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का भी उन लोगों ने सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाया। अंग्रेजों की राय थी कि किसी इलाके का शासन करने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी होता है। फिर है 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की गई। 19वीं सदी के अंत तक हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। इसमें भारत के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की जनसंख्या का पता लगाया गया। वे भारत के किस प्रांत में कितनी जनसंख्या है, इन सब का उन्होंने पता लगाया। उनकी जाति, उनके इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई प्रकार के दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। इसके बाद में आता है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है। यानी कि अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है, सारे सरकारी रिकॉर्ड्स ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स होते हैं, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी किस चीज़ में अधिक दिलचस्पी होती है, वह क्या चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, वह कैसे रहना चाहते हैं। ये सारी मतलब इन चीज़ों से हमें पता चलता है। सरकारी रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि वह क्या चीज़ें बचाए रखना चाहते थे। इसके बाद में आता है जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। जैसे जैसे छपाई का यानी कि आधुनिक काल में छपाई का प्रचलन चालू हो गया था, अखबार वगैरह लिखे जाने लगे, कवि अपने कविताएं, उपन्यास आदि लिखने लगे और मतलब जैसे कई तकनीकी फैली, जैसे जनता में जो विभिन्न मुद्दों पर जो बहसबाजी होती थी वो लिखे जाने लगे। नेताओं और सुधारकों भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने लगे। तो ये सब क्या हुआ कि छपाई के माध्यम से लिखे जाने लगे। अब ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता था, उन्हीं लोगों के लिए होता था, लेकिन ये सारे तो उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने ये लिखा और उन्हीं के लिए यह अधिक मतलब उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण साधन हुआ। क्योंकि जो अनपढ़ थे, जैसे गरीब लोग थे, फुटपाथ पर रहने वाले थे, खदानों में काम करने वाले लोग थे, उनको इस बात का अनुभव नहीं था। लेकिन ये सारे तो उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते हैं कि आदिवासी और किसान, खादानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ओके।